Hello everyone. Gyan Vigyan 09 is back with fourth part of video on chemical kinetics. In part 3, we studied about different aspects of zero order reactions, जैसे कि zero order reactions क्या होती है? Zero order reactions के different examples. Zero order reaction के लिए rate law equation. रेट कांस्टेंट क्या होता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये कैसे लिखा जाता है? हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होती है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या ये रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या नहीं? हमने जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए जो अलग-अलग ग्राफ्स बनते हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। साथ ही हमने किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है या नहीं इसके बारे में भी पढ़ा था और पार्ट 3 की वीडियो के एंड में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। We are thankful for your support in the form of likes, shares and subscription to the channel. आज की वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से जुड़े सारे एस्पेक्ट्स जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का और रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, इन रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन क्या है, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है या नहीं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए फ्रैक्शनल लाइफ क्या होगी, आदि के बारे में डिटेल में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग नीडेड टू अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है या व्हाट आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। In any first order reaction, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. In the rate law expression of rate of first order reaction, concentrations की total power 1 होती है। दूसरे words में reactant की concentration change करने पर rate of reaction भी change हो जाएगा। मतलब यदि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा। इसी तरह से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को 3 गुना करने पर रिएक्शन का रेट भी 3 गुना हो जाएगा और यदि आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को आधा करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आधा हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। पहला एग्जाम्पल है इथाइल एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इस रिएक्शन में इथाइल एस्टर को वाटर से रिएक्ट कराने पर एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में मिनरल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं, इसलिए इसे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्राइट की डीकॉम्पोजिशन। इस रिएक्शन में अमोनियम नाइट्राइट रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली लेकिन स्लोली डिकम्पोज करता है और हीट करने पर तेजी से डिकम्पोज करता है। अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और वाटर बनाता है। तीसरा एग्जाम्पल है सल्फ्यूराइल क्लोराइड की डीकम्पोजिशन। इस रिएक्शन में हम जब सल्फ्यूराइल क्लोराइड को हीट करते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल है एस्प्रिन के बारे में तो आप जानते ही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, सर दर्द को दूर करने की मेडिसिन। एस्प्रिन को हम जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है
और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। फिफ्थ एग्जाम्पल है कन्वर्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इनटू प्रोपीन। ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग होती है। सिक्स्थ एग्जाम्पल है एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स जैसे कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हीट करने पर यह क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। सेवेंथ एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला H2O2 है, हीट करने पर डिकम्पोज होकर वाटर एंड ऑक्सीजन बनाती है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। एट्थ एग्जाम्पल है अनस्टेबल न्यूक्लियाई वाले एलिमेंट्स जिन्हें हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं कि न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेट होना या डीके होना। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की डिसइंटीग्रेशन भी फर्स्ट ऑर्डर की ही होती है। नाइन्थ एग्जाम्पल है डिसइंटीग्रेशन ऑफ एजोमीथेन। एजोमीथेन हीट करने पर C2H6 और नाइट्रोजन में डिकम्पोज हो जाती है। इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 1 होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट का एक्सप्रेशन। मान लो एक रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट A है जो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A मोल्स पर लीटर और टाइम T में इसके X मोल्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि टाइम T के बाद रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी A माइनस X मोल्स पर लीटर। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका रेट यानी कि माइनस dx/dt is directly proportional to concentration of A। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वालिटी में यानी कि इक्वल टू में चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। इससे एक नया एक्सप्रेशन आएगा, यानी माइनस dx/dt is equal to K into concentration of reactant A। हम जानते हैं कि टाइम T के बाद A की कंसंट्रेशन होगी A माइनस X, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस dx/dt is equal to K into A माइनस X। यहाँ पर K रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन है। इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद जो अगली बात सीखने वाली है वो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो चलिए सीखते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ से K के लिए कौन सा एक्सप्रेशन आएगा। सबसे पहले माइनस dx/dt is equal to K into concentration of A, जो कि इक्वल है A माइनस X के। इसे रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं माइनस dx/A माइनस X इक्वल टू K इंटू dt। इस इक्वेशन के दोनों ओर इंटीग्रेशन करने पर इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx/A माइनस X इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K इंटू dt। आपको इंटीग्रेशन करना तो आता ही है। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास आएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस X इज इक्वल टू K इंटू T प्लस I। यहाँ I कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जब टाइम T 0 होता है, मतलब रिएक्शन के शुरू होने पर X की वैल्यू 0 होती है। इन वैल्यूज को ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A इक्वल टू I, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू।
इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन है k into t is equal to natural log of a minus natural log of a minus x। रीअरेंज करने के बाद इसे हम लिख सकते हैं natural log of a minus x is equal to minus k into t plus natural log of a। सिंप्लीफाई करने पर यह हो जाएगा k into t is equal to a over a minus x का natural log। इसे फिर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की फाइनल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं k equal to 1 over t into natural log of a over a minus x। आपको ये तो पता ही है कि प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम हम नेचुरल लॉग की जगह log to the base 10 यूज करते हैं और नेचुरल लॉग को log to the base 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। इससे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा k equal to 2.303 over t into log to the base 10 of a over a minus x। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि C0 एंड टाइम t में जितनी कंसंट्रेशन यूज हुई है यानी कि Cx की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह लिखने पर जो इक्वेशंस आएंगी वो है k equal to 1 over t into natural log of C0 over C0 minus Cx और k equal to 2.303 over t into log to the base 10 of C0 over C0 minus Cx। हम इन इक्वेशंस को इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि A0 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t यानी कि AT को यूज करके भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने पर जो इक्वेशंस आएंगी वो है k equal to 1 over t into natural log of A0 over AT और k equal to 2.303 over t into log to the base 10 of A0 over AT। इसी तरह से हम इन इक्वेशंस को इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि C0 और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t यानी कि CT को यूज करके भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने पर जो इक्वेशंस आएंगी वो है k equal to 1 over t into natural log of C0 over CT और k equal to 2.303 over t into log to the base 10 of C0 over CT। हम इन इक्वेशंस को नेचुरल लॉग ऑफ C0 over CT equal to k into t या फिर नेचुरल लॉग ऑफ CT over C0 equal to minus k into t की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों साइड्स पर एंटीलॉग लेने से हमारे पास आएगा CT over C0 equal to e raised to the power minus k into t, जिसे हम CT equal to C0 multiplied by e raised to the power minus k into t की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस लिखने के बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन लिखे हुए तीनों एक्सप्रेशंस में से किसी एक एक्सप्रेशन को ओबे करेगी। ये तीन एक्सप्रेशंस है। एक्सप्रेशन नंबर 1 k equal to 2.303 over t into log to the base 10 of a over a minus x। एक्सप्रेशन नंबर 2 k equal to 2.303 over t into log to the base 10 of C0 over C0 minus Cx।
Expression number 3. Ct equal to C0 multiplied by e raised to the power minus k into t. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है Ct equal to C0 multiplied by e raised to the power minus k into t. और इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इन्फिनिट टाइम में ही कंप्लीट होगी। फाइनाइट टाइम में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होती है, यानी कि रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा बची रहती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट ऑर्डर की सारी रिएक्शंस लिखी हुई दोनों इक्वेशंस यानी कि k equal to 2.303 over t into log to the base 10 of a over a minus x, या फिर k equal to 2.303 over t into log to the base 10 of c0 over ct को फॉलो करती है। इसका मतलब है कि यदि हम रिएक्टेंट की एक नोन कॉन्सेंट्रेशन A या फिर C0 से शुरू करते हैं और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के बाद उसकी कंसेंट्रेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद इन कॉन्सेंट्रेशंस को ऊपर लिखे एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, तो K की जो वैल्यूज आएंगी वो यदि सेम या ऑलमोस्ट सेम होंगी तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी, और यदि K की वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होगी। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके यदि हम रिएक्टेंट की डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर कंसंट्रेशन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर 1 है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन के ऑर्डर को ग्राफ्स की हेल्प से टेस्ट करना या कंफर्म करना कि रिएक्शन फर्स्ट की है या नहीं। एट दिस स्टेज हम जान चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए K equal to 2.303 over t into log to the base 10 of C0 over Ct को फॉलो करती है। इस इक्वेशन को रीअरेंजमेंट्स के बाद K into t over 2.303 equal to log to the base 10 of C0 over Ct की फॉर्म में लिख सकते हैं। लोग के फॉर्मूलाज को यूज करके इसी इक्वेशन को K into t over 2.303 equal to log to the base 10 of C0 minus log to the base 10 Ct की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फाइनल रीअरेंजमेंट्स के बाद इसे log to the base 10 Ct equal to minus K into t over 2.303 plus log to the base 10 of C0 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो फाइनल इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म y is equal to m into x plus c से मैच करती है। इसका मतलब है कि यदि हम log ct को y एक्सिस पर और टाइम t को x एक्सिस पर लेकर ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एक स्लैंटिंग बट स्ट्रेट लाइन होगा जिसकी स्लोप नेगेटिव होगी। इसकी स्लोप की वैल्यू माइनस k ओवर 2.303 के इक्वल होगी। यदि इस लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट करके y एक्सिस पर टच कराए तो जिस पॉइंट पर ये लाइन y एक्सिस को टच करेगी उससे हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं, उससे हमें C0 यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता लग जाएगी। इस ग्राफ को हम कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ग्राफ एक स्लैंटिंग बट स्ट्रेट लाइन होता है जिसकी स्लोप नेगेटिव होती है। यहाँ नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि log ऑफ Ct की वैल्यू टाइम के इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज करती है। दूसरे वर्ड्स में रिएक्शन के शुरू होने के टाइम पर यह वैल्यू मैक्सिमम होगी। दूसरी टाइप का ग्राफ
जो हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए बनाते हैं उसके लिए हम जिस इक्वेशन को यूज करते हैं वो है log C0 over log Ct is equal to K into T over 2.303। ये इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिकल फॉर्म से मैच करती है और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। इस ग्राफ में हम log of C0 over Ct को y एक्सिस पर लेते हैं और टाइम को x एक्सिस पर लेते हैं। ये ग्राफ भी एक स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। इस लाइन की स्लोप k over 2.303 होगी। क्योंकि इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए इसकी y इंटरसेप्ट 0 होगी या दूसरे वर्ड्स में ये लाइन ओरिजिन में से पास करेगी। अभी तक आपने पढ़ा कि रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें हर बार इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। लेकिन यदि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू के बारे में पता नहीं होगा तो क्या हम रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे या नहीं? इसका आंसर है इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में यदि हम नहीं भी जानते तो भी हम रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। इसके लिए हम रेट कांस्टेंट के दो एक्सप्रेशन लिखेंगे। पहला टाइम t1 पर और दूसरा टाइम t2 पर। आप देख सकते हैं कि टाइम t1 पर रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा k equal to 2.303 over t1 into log to the base 10 of a over a minus x1। इसी तरह से टाइम t2 पर रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा k equal to 2.303 over t2 into log to the base 10 of a over a minus x2। दोनों इक्वेशन को एक ही इक्वेशन में लिखने के लिए हम लिखेंगे k over 2.303 into t2 minus t1 equal to minus log to the base 10 of a minus x2 plus log to the base 10 of a minus x1। हम जानते हैं कि log of x minus log of y को log of x over y लिखा जा सकता है। इसलिए इस फॉर्मूले को यूज करके हम राइट हैंड साइड को log to the base 10 of a minus x1 over a minus x2 लिख लेंगे। k के अलावा दूसरी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाने पर हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी k equal to 2.303 over t2 minus t1 into log to the base 10 of a minus x1 over a minus x2। हम ये भी जानते हैं कि a minus x1 ct1 के और a minus x2 ct2 के इक्वल होते हैं, यानी कि टाइम t1 के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये ct1 के इक्वल होगा और टाइम t2 के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये ct2 के इक्वल होगा और ये वैल्यूज हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। यदि हम ऊपर वाली इक्वेशन को k equal to 2.303 over t2 minus t1 into log to the base 10 of ct1 over ct2 की फॉर्म में लिख लें और log of ct2 over log ct1 versus t2 minus t1 के लिए ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ एक स्लैंटिंग लेकिन स्ट्रेट लाइन आएगा जिसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। ये स्लोप k over 2.303 के इक्वल होगी। इस ग्राफ से हमें ये भी पता चलता है कि log of ct2 over log ct1 versus t2 minus t1 के लिए ग्राफ प्लॉट करने पर यदि ग्राफ ओरिजिन में से पास करने वाली स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप नहीं आती तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होगी, और यदि
आती है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी। इतना पढ़ने के बाद हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ, जिसे हाफ लाइफ पीरियड भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। हाफ लाइफ या हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब है वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के इक्वल हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू को हम इस तरह से पता करेंगे। पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ से रेट कांस्टेंट का जो फाइनल एक्सप्रेशन बनाया है उससे रीअरेंज करके t के लिए एक्सप्रेशन लिखे, यानी कि t इक्वल टू 2.303 ओवर k इंटू log टू द बेस 10 ऑफ a ओवर a माइनस x। हम इतना तो जान ही चुके हैं कि हाफ लाइफ पीरियड, जिसे t 1/2 लिखेंगे, में x जो है वो a का आधा होगा, यानी कि x इक्वल टू a/2। x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी t हाफ इक्वल टू 2.303 ओवर k इंटू log टू द बेस 10 ऑफ a ओवर a माइनस a/2। सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन रिड्यूस होकर हो जाएगी t हाफ इक्वल टू 2.303 ओवर k इंटू log टू द बेस 10 ऑफ 2। log to the base 10 of 2 is equal to 0.3010। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने और सिंप्लीफाई करने पर हमारा फाइनल आंसर आएगा t हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर k। इस फाइनल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ से आपको क्या पता चलता है? इस फाइनल वैल्यू ऑफ t हाफ से हमें पता चलता है कि हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है या उस पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड के एक्सप्रेशन में कहीं पर भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है। दूसरी बात जो इस इक्वेशन से पता चलती है वो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू फिक्स्ड है और ये सिर्फ रेट कांस्टेंट यानी कि k की वैल्यू पर डिपेंड करती है। यदि k की वैल्यू ज्यादा है तो t हाफ की वैल्यू कम होगी और यदि k की वैल्यू कम है तो t हाफ की वैल्यू ज्यादा होगी। सिंपल वर्ड्स में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की t हाफ वैल्यू एक बार निकालकर उसे सेम रिएक्शन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए यूज कर सकते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। किसी एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यदि t हाफ 10 मिनट है तो ही इसका मतलब है कि आप यदि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल्स लीटन है तो 10 मिनट में ये कंसंट्रेशन आधी यानी कि 5 मोल रह जाएगी। इसी तरह से यदि इनिशियल कंसंट्रेशन 20 मोल है तो 10 मिनट्स मीन ये 10 मोल्स रह जाएगी, यानी कि कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में ऐसा नहीं था। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाफ लाइफ की तरह ही हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए उसकी किसी भी फ्रैक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है ये पता कर सकते हैं, जैसे कि 33% ऑफ रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। इसके लिए हाफ लाइफ वाले मेथड को हाई यूज करेंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि इस केस में हम x की वैल्यू a/3 लेंगे क्योंकि 33% 1/3 होता है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा आंसर आएगा t 33% या t 1/3 is equal to 2.303 into log to the base 10 of 3/2।
हाफ लाइफ और फ्रैक्शनल लाइफ पीरियड के एक्सप्रेशंस डिराइव करने के बाद हम इस एक्सप्रेशन को जनरलाइज कर लीटन है। इन जनरल किसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के nth फ्रैक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो है T1/n equal to 2.303 over k into log to the base 10 of 1/1 minus 1/n। यदि n परसेंटेज में दिया गया है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n% equal to 2.303 over k into log to the base 10 of 100/100 minus n, यानी कि रिएक्शन की n% कंप्लीशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद हम जानेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या है। तो एक बार फिर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की इक्वेशन लिखो, यानी कि k equal to 2.303 over t into log to the base 10 of a over a minus x। इस इक्वेशन को देखने पर साफ पता चलता है कि हम दो कॉन्सेंट्रेशंस की रेशियो को यूज करते हैं, इसलिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स में कंसंट्रेशन के यूनिट्स नहीं होंगे या नहीं आएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स होंगे 1 over यूनिट्स ऑफ टाइम। यदि टाइम को सेकंड्स में लेते हैं तो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स होंगे सेकंड इनवर्स या 1 over सेकंड या पर सेकंड। इसी तरह टाइम को मिनट्स में लेने पर रेट कांस्टेंट के यूनिट्स पर मिनट या मिनट इनवर्स या 1 over मिनट होंगे। टाइम के दूसरे यूनिट्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स को एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को देखकर जितना यहाँ बताया गया है उसको लर्न करो। हम अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। यदि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।